नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, तर्कशास्त्र और न्याय दर्शन। बिल्कुल। हमारे पास कुछ इन्फोग्राफिक्स भी हैं जिनकी मदद से हम इस विषय को गहराई से समझेंगे। हाँ, तो हम एक एक करके इन स्लाइड्स को देखेंगे और इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि इन विजुअल्स के जरिए हम तर्क यानी रीजनिंग और भारतीय दर्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा न्याय दर्शन के मूल सिद्धांतों को समझें। तो चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहली स्लाइड तो बस एक टाइटल स्लाइड है, तर्कशास्त्र और न्याय दर्शन, एक संपूर्ण 3D इन्फोग्राफिक विश्लेषण। हाँ, और इसमें यह भी लिखा है कि ये यूजीसी नेट, जेआरएफ और सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जानकारी काफी व्यवस्थित तरीके से दी गई होगी। बिल्कुल। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं जहां से असली चर्चा शुरू होती है। ठीक है, तो दूसरी स्लाइड है तर्कशास्त्र की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में। हाँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि तर्कशास्त्र विचारों और तर्क मतलब रीजनिंग का विज्ञान है। इसका लक्ष्य है सत्य ज्ञान की प्राप्ति। सोचने के सही तरीके का विज्ञान। ये सुनने में काफी गहरा लगता है भी। और देखिए, इसके दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, निगमन यानी डिडक्शन और आगमन यानी इंडक्शन। हाँ, ये विजुअल बहुत अच्छा है। निगमन को एक फनल की तरह दिखाया गया है जो सामान्य से विशेष की ओर जा रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे पहला एक सामान्य नियम है, सभी मनुष्य नश्वर हैं। ये एक बड़ी यूनिवर्सल बात है। ठीक है। और फिर एक विशेष तथ्य है कि सुकरात एक मनुष्य है। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुकरात नश्वर है। ये तो एकदम पक्का निष्कर्ष हुआ। बिल्कुल। और आगमन इसका ठीक उल्टा है, वो विशेष से सामान्य की ओर जाता है। अच्छा, जैसे इसमें उदाहरण दिया है, राम नश्वर है, श्याम नश्वर है। हाँ, ऐसे कई सारे विशेष उदाहरण देखकर हम एक सामान्य नियम बनाते हैं कि अतः सभी मनुष्य नश्वर है, पर इसमें हमेशा एक संभावना बनी रहती है। ये तो विज्ञान की तरह हुआ। अब अगली स्लाइड पर पाश्चात्य तर्कशास्त्र की बात हो रही है और अरस्तु का नाम है। हाँ, अरस्तु को पश्चिमी तर्कशास्त्र का पितामह माना जाता है। यहाँ उनके न्याय वाक्य यानी सिलोजिज्म की संरचना दी गई है, जिसमें 3 पद होते हैं, मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्य पद। हाँ, पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प है अरस्तु के 4 कारण। वो कहते थे कि किसी भी चीज के बनने के पीछे 4 कारण होते हैं। 4 कारण जैसे? कुर्सी के उदाहरण से समझते हैं। पहला है उपादान कारण, मतलब वो किस चीज से बनी है, जैसे लकड़ी। ठीक है, मटेरियल कॉज। दूसरा निमित्त कारण, यानी उसे किसने बनाया, तो वो हुआ बढ़ई, बनाने वाला, यानी एफिशिएंट कॉज। तीसरा है आकारिक कारण, मतलब उसका डिजाइन या नक्शा। और चौथा अंतिम कारण, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, बैठने के लिए। वाह, ये तो किसी भी चीज का विश्लेषण करने का एक शानदार तरीका है। अब वापस भारतीय तर्कशास्त्र पर आते हैं। चौथी स्लाइड है न्याय दर्शन के बारे में। हाँ, न्याय दर्शन। इसके प्रवर्तक थे महर्षि अक्षपाद गौतम और उनका ग्रंथ है न्याय सूत्र। और इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। बिल्कुल। और न्याय की परिभाषा देखिए कितनी सुंदर है। प्रमाणों द्वारा अर्थ का परीक्षण ही न्याय है। मतलब सबूतों के आधार पर किसी भी चीज की जांच करना, एक तरह से लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। एकदम सही। और इसमें 16 पदार्थ यानी कैटेगरीज बताई गई हैं, जिनमें पहले 4 सबसे जरूरी हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय और प्रयोजन। ठीक है, तो अगली स्लाइड इन्हीं प्रमाणों के बारे में होगी मुझे लगता है। हाँ, स्लाइड 5 न्याय दर्शन के सबसे जरूरी हिस्से के बारे में है, ज्ञान के स्रोत यानी प्रमाण। और ये 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। पहला है प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, वो ज्ञान जो हमारी इंद्रियों से सीधे मिलता है। दूसरा है अनुमान यानी इन्फ्रेंस, जो तर्क पर आधारित होता है। तीसरा उपमान यानी कंपैरिजन, समानता के आधार पर ज्ञान। और चौथा है शब्द यानी टेस्टिमनी, किसी भरोसेमंद व्यक्ति की कही हुई बात। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम सही ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। चलिए पहले वाले को और गहराई से देखते हैं। स्लाइड 6, प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, अब हम प्रत्यक्ष को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, लौकिक यानी ऑर्डिनरी और अलौकिक यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लौकिक में तो हमारी 5 इंद्रियां और मन आ गया, जैसे आंख से देखना या मन में सुख दुख महसूस करना। बिल्कुल। और अलौकिक थोड़ा जटिल है। इसमें सामान्य लक्षण
ज्ञान लक्षण और योगज जैसी चीजें आती हैं, जैसे किसी योगी की दिव्य दृष्टि। अच्छा, और इसकी दो अवस्थाएं भी बताई गई हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। ये क्या है? मान लीजिए आपने दूर से कोई चीज देखी, आपको बस इतना पता चला कि कुछ है, न उसका नाम पता न गुण। ये है निर्विकल्पक। और जब पास जाकर पहचान लिया कि अरे ये तो एक पेड़ है, तब वो ज्ञान सविकल्पक हो गया, क्योंकि अब आपको उसके गुण और नाम सब पता चल गए। समझ गया। अब आते हैं अगले प्रमाण पर। स्लाइड 7, अनुमान। ये ज्वालामुखी का उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, अनुमान का मतलब है किसी एक चीज को देखकर दूसरी छिपी हुई चीज का अंदाजा लगाना। इसके 3 अंग हैं, पक्ष, हेतु और साध्य। पक्ष वो जगह है जैसे पर्वत, हेतु वो कारण या निशान है जैसे धुआं, और साध्य वो है जिसे साबित करना है, यानी आग। और इन सबको जो चीज जोड़ती है वो है व्याप्ति। व्याप्ति धुएं और आग के बीच का वो अटूट संबंध है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी। ये व्याप्ति तो अनुमान की आत्मा हो गई। इसके बिना तो अनुमान संभव ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि इस अनुमान को प्रस्तुत कैसे किया जाता है। स्लाइड 8, पंचावयव वाक्य, द 5 मेंबर्स ऑफ सिलोजिज्म। मैंने सुना है अरस्तु के तर्क में 3 चरण होते थे। हाँ, लेकिन न्याय दर्शन में 5 हैं। ये अपनी बात को साबित करने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। चलिए इसे पर्वत आग वाले उदाहरण से ही समझते हैं। पहला चरण है प्रतिज्ञा, यानी अपना दावा पेश करना। पर्वत पर आग है। ठीक है, प्रोपोजिशन। दूसरा है हेतु, यानी कारण, क्योंकि वहां धुआं है। रीजन। तीसरा उदाहरण, यहां आप अपनी व्याप्ति को एक उदाहरण से साबित करते हैं। जहां धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे रसोई घर। अच्छा, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना जरूरी है। हाँ। चौथा है उपनय, यानी एप्लीकेशन। आप उस नियम को अपने केस पर लागू करते हैं। पर्वत पर भी वैसा ही धुआं है। और पांचवा और आखिरी, निगमन, यानी कंक्लूजन। आप अपना निष्कर्ष दोहराते हैं, इसलिए पर्वत पर आग है। ये तो वाकई एक फूल प्रूफ तरीका है अपनी बात रखने का। अब स्लाइड 9 में अनुमान के कुछ और प्रकार बताए गए हैं। हाँ, ये कार्य कारण के संबंध पर आधारित हैं। पहला है पूर्ववत, मतलब कारण से कार्य का अनुमान, जैसे काले बादलों को देखकर बारिश का अनुमान लगाना। बिल्कुल। दूसरा है शेषवत, यानी कार्य से कारण का अनुमान, जैसे नदी में बाढ़ देख के अंदाजा लगाना है कि कहीं पहाड़ों में भारी बारिश हुई होगी। एकदम सही। और तीसरा है सामान्योतुदृष्ट। ये सीधे कार्य कारण पर आधारित नहीं होता, जैसे सूरज की स्थिति देखकर समय का अनुमान लगाना। ठीक है। अब स्लाइड 10 पर व्याप्ति के आधार पर भी 3 प्रकार हैं। ये थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। हाँ, ये थोड़े टेक्निकल है। पहला है केवलान्वयी, जहां हेतु और साध्य में सिर्फ सकारात्मक संबंध होता है। जैसे सभी जानने योग्य वस्तुएं बताने योग्य हैं। ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल। दूसरा है केवल व्यतिरेकी, जहां सिर्फ नकारात्मक संबंध से निष्कर्ष निकलता है। और तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरण होते हैं। हाँ, जैसे धुएं और आग का संबंध। जहां धुआं है वहां आग है, और जहां आग नहीं वहां धुआं भी नहीं। ये सबसे मजबूत तर्क हुआ फिर तो। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है हेत्वाभास। फैलेसीज ऑफ इन्फरेंस, मतलब तर्क में दोष। हाँ, जब कोई हेतु या कारण सही लगता है पर असल में होता नहीं है, एक नकली कारण, फॉल्स रीजन। हमें गलत तर्कों को पहचानने के लिए इसे समझना जरूरी है। इसके प्रकार हैं सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ये सब अलग अलग तरह के तार्किक धोखे हैं। ठीक है, तो अब हमारे 2 प्रमाण बचे हैं। स्लाइड 12, उपमान और शब्द प्रमाण। उपमान का मतलब है तुलना से ज्ञान। जैसे अगर कोई कहे नीलगाय गाय जैसी होती है, तो जिसने गाय देखी है वो इस तुलना के आधार पर नीलगाय को पहचान लेगा। हाँ। और शब्द प्रमाण है किसी विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्र की बात। ये 2 तरह का है, दृष्टार्थ जिसे हम दुनिया में जान सकते हैं, और अदृष्टार्थ, जो वेदों जैसे ग्रंथों पर आधारित है और जिसे सीधे तौर पर परखा नहीं जा सकता। अब स्लाइड 13 पर कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणा है, व्याप्ति और तर्क। व्याप्ति की बात तो हम कर चुके हैं, वो एक सार्वभौमिक नियम है। और तर्क क्या है? तर्क यानी तर्का, एक तरह की हाइपोथेटिकल रीजनिंग है। जैसे ये सोचना कि अगर पहाड़ पर आग न होती तो धुआं भी न होता।
अच्छा, तो ये खुद में कोई प्रमाण नहीं है, पर प्रमाण तक पहुंचने में मदद करता है। बिल्कुल। अब स्लाइड 14 में ज्ञान की पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में बताया गया है। ज्ञान के 4 घटक। हाँ, ये बहुत अच्छा सारांश है। किसी भी ज्ञान के लिए 4 चीजें चाहिए। पहला, प्रमाता यानी जानने वाला। दूसरा, प्रमेय यानी जानने योग्य वस्तु। तीसरा, प्रमाण यानी ज्ञान का साधन, जैसे हमारी आंखें। और चौथा, प्रमिति यानी जो सही ज्ञान हमें मिला, द रिजल्ट। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, ये चारों मिलकर ज्ञान को संभव बनाते हैं। बिल्कुल। और अब हम आ गए हैं आखिरी स्लाइड पर, निष्कर्ष और परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य। हाँ, तो इसमें मुख्य बातों को दोहराया गया है कि तर्कशास्त्र सही चिंतन का विज्ञान है और न्याय दर्शन में 4 प्रमाण और 16 पदार्थ मुख्य हैं। अनुमान को ज्ञान का सबसे तार्किक साधन माना गया है। और परीक्षा के नजरिए से पंचव्य वाक्य और हेत्वाभास, ये 2 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण हैं। एकदम। तो आज हमने तर्कशास्त्र और न्याय दर्शन की इस दुनिया की एक बहुत ही अच्छी झलक देखी। ये सिर्फ एक प्राचीन दार्शनिक विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने का एक तरीका है, एक पूरा ढांचा है। आज के सूचना के युग में, जहां हमें हर तरफ से दावे और तर्क मिलते हैं, शायद न्याय दर्शन का ये ढांचा पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई तर्क सुने तो ये सोचने की कोशिश करें कि क्या इसमें प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण है? कहीं इसमें कोई हेत्वाभास या तार्किक दोष तो नहीं है? ये अभ्यास हमें एक बेहतर और आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद कर सकता है।